गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। इससे पहले के वीडियो में महाराणा प्रताप के बारे में 2 वीडियो आ चुके हैं और आज अपन बात करेंगे महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह। हालांकि जब महाराणा प्रताप का संघर्ष मुगल शासक अकबर से चल रहा था, अमर सिंह उनके साथ थे और अमर सिंह ने इन छापामार युद्धों में महाराणा प्रताप की बहुत ज़बरदस्त सहायता की थी। एक प्रकार से महाराणा अमर सिंह जो थे वो छापामार युद्ध के पारंगत हो चुके थे और जब 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की चामुंड में मृत्यु होती है तो मृत्यु के साथ ही महाराणा अमर सिंह का चावंड में ही राज्याभिषेक किया गया। मैं इससे पहले के वीडियो में बतला चुका हूँ कि जब महाराणा प्रताप चावंड में धनुष की प्रत्यांचा खींच रहे थे तब प्रत्यांचा से उनके गले में चोट लग गई और उनका वही देहांत हो गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के उपरांत महाराणा अमर सिंह का चावंड में ही राज्याभिषेक किया गया। महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को हुआ था। ये वही तिथि थी जिस दिन महाराणा अमर सिंह के दादा यानी कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव रखी थी और उसी दिन महाराणा अमर सिंह का जन्म उदयपुर में होता। महाराणा प्रताप की मृत्यु के उपरांत महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक होता है और जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके थे, मुगलों के सामने हार नहीं मानी थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, महाराणा अमर सिंह भी अपने पिता के कदमों के तहत ही, या हम यूँ कह सकते हैं कि अपने पिता के अनुसारी पद चिन्हों पर चलने वाले व्यक्ति थे और महाराणा अमर सिंह ने भी अपने पिता के अनुसार मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और मुगलों के विरुद्ध जो था वो छापामार युद्ध पद्धति लगातार अपनाए रखी। यानी कि छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से मुगलों के दांत खट्टे करने का कार्य महाराणा अमर सिंह ने किया था। अकबर ने 1599 ईस्वी में अमर सिंह के विरुद्ध अपने पुत्र सलीम को भेजा। सलीम से इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। इस जहांगीर को अमर सिंह के विरुद्ध भेजा, किंतु जहांगीर को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। यानी कि जहांगीर भी इस अभियान में सफल नहीं हो पाए। वो भी अमर सिंह को मुगल सत्ता के अधीन लाने में कामयाब नहीं रहे। हम यूँ कह सकते हैं कि छापामार युद्ध पद्धति के कारण से सलीम यानी कि जहांगीर को इस युद्ध में अमर सिंह के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी। अमर सिंह मेवाड़ के पहले शासक थे जिनके समय में मुगलों के साथ संधियों का दौर प्रारंभ हुआ। हालांकि अमर सिंह किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते थे कि मुगलों के साथ उन संधि की जाए, मुगलों की अधीनता स्वीकार की जाए, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत विकट होती जा रही थी। एक प्रकार से जो मेवाड़ साम्राज्य था वो तहस नहस होता जा रहा था। छापामार युद्ध पद्धति, इधर उधर भटकना और फिर ऊपर से उनके पास धन की कमी के कारण से मेवाड़ सत्ता धीरे धीरे बिखर रही थी। तब दबाव पड़ने लगा। महाराणा अमर सिंह की जो दादी थी जयवंताबाई, जयवंताबाई ने महाराणा अमर सिंह को समझाया कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार मुगल साम्राज्य से संधि करना मेवाड़ साम्राज्य के हित में है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी दौरान जो मेवाड़ साम्राज्य था जिसमें वर्तमान का उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे भीलवाड़ा, ये सारे के सारे जिले मेवाड़ साम्राज्य में शामिल थे। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण से डूंगरपुर और बांसवाड़ा मेवाड़ साम्राज्य से अलग हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे और इस कारण से मेवाड़ साम्राज्य की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। फिर महाराणा अमर सिंह के जो पुत्र थे कुंवर करण सिंह, उनका दबाव भी लगातार पड़ता ही जा रहा था। इस कारण से आखिरकार मुगलों के साथ संधियों का दौर महाराणा अमर सिंह के समय प्रारंभ हुआ। कुंवर करण सिंह के कहने पर 1615 ईस्वी में अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि की। यानी कि मेवाड़ का प्रथम शासक
अमर सिंह था, जिन्होंने 1615 ईस्वी में करण सिंह, अपने पुत्र करण सिंह के कहने पर मुगलों के साथ संधि की। हालांकि अमर सिंह इस संधि के पक्ष में कतई नहीं था, मजबूर होकर करण सिंह के कहने के कारण से आखिरकार मुगलों के साथ संधि करनी पड़ी। ये जो संधि की गई थी, इसकी कुछ शर्तें थी कि मेवाड़ का शासक कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। वैसे महाराणा अमर सिंह की लगभग इस समय तक 55 साल की उम्र हो चुकी थी और इस कारण से चूँकि उनकी वृद्धावस्था थी, इसलिए मेवाड़ शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने से छूट प्रदान की गई। इस संधि के तहत मेवाड़ शासक ने स्वीकार किया था कि उनकी तरफ से उनका कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का व्यक्ति मुगल दरबार में सेवा में उपस्थित होगा, लेकिन मेवाड़ का महाराणा कभी भी उपस्थित नहीं होगा, और इस बात को स्वीकार किया गया था। दूसरी शर्त यह थी कि मुगलों की अनुमति के बिना चित्तौड़ दुर्ग में कभी भी मरम्मत का कार्य नहीं किया जाएगा। चूँकि चित्तौड़ दुर्ग अपने सामरिक महत्व के कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अकबर भी इस बात को भली भांति जानता था कि चित्तौड़ को अगर उनको सौंप दिया गया, चित्तौड़ का अगर मरम्मत कार्य करवा लिया गया, तो पुनः इस चित्तौड़ को जीतना आसान नहीं होगा। इसलिए चित्तौड़ दुर्ग सौंप तो दिया गया, लेकिन साथ में ये शर्त लगा दी गई कि चित्तौड़ दुर्ग में किसी भी प्रकार का मरम्मत का कार्य तब तक नहीं होगा जब तक कि मुगल सम्राट इस बात की अनुमति प्रदान नहीं कर देता। याद रखिएगा, इस संधि के साथ चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़ को वापस प्राप्त हो गया था। इसके अलावा मेवाड़ के हर शासक को मुगलों की शाही सेना के लिए 1000 सवार के रूप में खर्च देना होगा, जिसको बाद में बढ़ाकर 1500 सवार कर दिया गया था। यानी कि मेवाड़ का जो शासक है, भले ही स्वयं उपस्थित नहीं हो, लेकिन अपनी 1000 सवार, 1000 घुड़सवार सेना मुगलों के दरबार में सेवा के लिए भेजेगा। अगर वो स्वयं सवार के रूप में नहीं भेजता है तो उसके बराबर उसको खर्च देना होगा। इसके साथ एक और बात स्वीकार की गई थी कि महाराणा अमर सिंह के पुत्र महाराणा करण सिंह को, कुंवर करण सिंह को 5000 का मनसबदार मुगल साम्राज्य में स्वीकार किया गया था। उस समय मनसबदार एक प्रकार का राजपद हुआ करता था, पदाधिकारी हुआ करता था, सेना में एक पदाधिकारी हुआ करता था। उस मनसबदार के पद को महाराणा करण सिंह 5000 का मनसबदार स्वीकार किया गया था। 1615 ईस्वी में ये संधि होती है और अमर सिंह मुगलों की इस संधि के कारण अपना व्यक्तिगत जीवन बिताने लगे हुए और राजपाट छोड़कर जंगलों में चले गए। यानी कि वो इनसे इतना व्यतीत हुए कि उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा और वो अपना सारा का सारा राजपाट अपने पुत्र कुंवर करण सिंह को 1615 ईस्वी में ही संभलाकर आहड़ में चले जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि आहड़ में महासतियाँ स्थित हैं, जिसे आज हम मेवाड़ का शाही शमशान घाट कहते हैं। उस समय यहाँ पर किसी भी महाराणा की शमशान के रूप में छतरी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन महासतियाँ का स्थान होने के कारण से उन छतरियों के पास महाराणा अमर सिंह चले जाते हैं और अपना बाकी का जीवन वहीं आहड़ में महासतियों में ही वो व्यतीत करते हैं। और आहड़ में ही 1620 ईस्वी में महाराणा की मृत्यु होती है। 26 जनवरी सन 1620 इस दिन महाराणा अमर सिंह की आहड़ में ही मृत्यु हो जाती है। एक प्रकार से लगभग 5 साल का जीवन इन्होंने आहड़ में महासतियाँ नामक स्थान पर व्यतीत किया था। राजपाट बिल्कुल भी छोड़ दिया था और ये कभी भी दोबारा महलों में नहीं लौटे। ना तो चावंड के महलों में गए, ना उदयपुर के महलों में गए और ना ही चित्तौड़ के महलों में गए। हालांकि चित्तौड़ का दुर्ग उनको प्राप्त हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने संधि से व्यतीत होने के कारण से सब कुछ त्याग दिया था और महासतियों में अपने बाकी का जीवन व्यतीत किया था। और यहीं आहड़ नामक स्थान पर ही इनका अंतिम संस्कार किया गया और इनकी छतरी भी आहड़ में ही बनाई गई। महाराणा अमर सिंह जिनकी मृत्यु आहड़ में होती है, आहड़ में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, आहड़ में इनकी छतरी बनाई जाती है। मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि मेवाड़ के सिसोदिया शासकों में अमर सिंह प्रथम शासक थे
जिनकी छतरी आहड़ में बनाएगी। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जितने भी मेवाड़ के शासक हुए हैं उन सब की छतरियाँ या उन सब के शमशान या उन सब का अंतिम संस्कार या तो चित्तौड़ में होता रहा है या उदयपुर में होता रहा है, लेकिन अमर सिंह पहले व्यक्ति थे जिनका अंतिम संस्कार आहड़ में किया गया। जहां पर महासतियां हैं उसी जगह पर महाराणा अमर सिंह का अंतिम संस्कार हुआ और उसी जगह पर महाराणा अमर सिंह की छतरी बनाएगी। और यहाँ पर आहड़ में महाराणा अमर सिंह की पहली छतरी थी और उसके पश्चात यानी कि अमर सिंह के पश्चात जितने भी शासकों का देहांत हुआ उन सब का अंतिम संस्कार आहड़ में ही किया गया और आहड़ में ही इनकी छतरियां बनाई गई। यानी कि अमर सिंह के पश्चात हम यूं कह सकते हैं कि आहड़ सिसोदिया वंश के शासकों का शाही शमशान घाट बन गया। अमर सिंह के पश्चात जितने भी शासक हुए उन सब का अंतिम संस्कार आहड़ में किया गया और आहड़ में ही इनकी छतरियां बनाई गई थी। और जब महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात मेवाड़ के शासक बनते हैं उनके पुत्र करण सिंह। महाराणा अमर सिंह के कुल 9 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र करण सिंह और उसके पश्चात दूसरे पुत्र सुजान सिंह थे। और करण सिंह जो सबसे बड़े पुत्र थे वो आखिरकार 1620 ईस्वी में विधिवत रूप में मेवाड़ के शासक बनते। हालांकि मैं ये बात दोहरा चुका हूँ कि 1615 ईस्वी में जब मेवाड़ मुगल संधि होती है उसके पश्चात महाराणा अमर सिंह करण सिंह को राजपाट संभला कर 1615 ईस्वी में ही आहड़ चले जाते हैं, वहीं उनकी मृत्यु होती है। और एक प्रकार से 1615 ईस्वी से ही महाराणा करण सिंह मेवाड़ के शासक थे और मेवाड़ का राजपाट संभाल रहे थे। लेकिन विधिवत रूप में चूंकि अमर सिंह की मृत्यु 1620 में होती है उसके पश्चात ही अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात करण सिंह 1620 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बनते हैं। करण सिंह की घनिष्ठ मित्रता मुगल शासक खुर्रम, जिसे हम इतिहास में शाहजहां के नाम से जानते हैं, इनके साथ थी। यानी कि करण सिंह की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी शाहजहां के साथ और इसी कारण से मुगल साम्राज्य का कोप भाजन बनने से करण सिंह बच गए। यानी कि कभी इनके विरुद्ध कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। शाहजहां ने जब अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया तब करण सिंह ने शाहजहां को उदयपुर के महलों में शरण प्रदान की थी। आपको याद होगा कि जब मुगल साम्राज्य में सत्ता की बागडोर को लेकर जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां ने विद्रोह किया था तो विद्रोह के समय शाहजहां भाग कर उदयपुर आए थे और उदयपुर में करण सिंह ने शाहजहां को उदयपुर के महलों में शरण प्रदान की थी, जिसे आज हम जल महल के नाम से जानते हैं। जो पिछोला झील में स्थित जग महल वो उस समय प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उसके पास में ही इनको शाहजहां को शरण प्रदान की थी। और उसी समय करण सिंह के ही समय उदयपुर की पिछोला झील में स्थित जल महल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। हालांकि भी निर्माण कार्य प्रारंभ ही हुआ था और वहीं पर शाहजहां को रखा गया था इसी जग महल में। और उसके पश्चात इस जग महल का अंतिम जो निर्माण था वो जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में पूर्ण होता है। करण सिंह अपनी व्यस्तता के कारण से इन महलों का निर्माण पूरा नहीं करवा पाया, क्योंकि वो मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार भी था। दिल्ली और मेवाड़ के बीच में उनका आवागमन रहता था, बीच बीच में वो सैन्य अभियानों में भी जाते रहते थे। इस कारण से इन व्यस्तताओं के कारण से जग महल का निर्माण महाराणा करण सिंह नहीं करवा सके। बाद में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इन महलों का निर्माण पूर्ण करवाया था और करण सिंह ने उदयपुर में दिलकुश महल एवं कर्ण विलास महलों का निर्माण भी करवाया था। उदयपुर के ही राजमहलों में, उदयपुर के जो राजमहल है जिनको हम सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं, उन राजमहलों में करण सिंह के द्वारा दिलकुश महल और कर्ण विलास महल का निर्माण कार्य करवाया गया था। और करण सिंह के पश्चात उनके उत्तराधिकारी बनते हैं महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह काफ़ी चर्चित शासक रहे हैं और इनका शासनकाल 1628 से 1652 ईस्वी रहा है। महाराणा करण सिंह की मृत्यु 1628 ईस्वी में होती है और उनके पश्चात जगत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक 1628 ईस्वी में होता है। जगत सिंह ने
उदयपुर में भगवान जगन्नाथ को समर्पित जगदीश मंदिर का पंचायतन शैली में निर्माण करवाया। पंचायतन शैली के बारे में मैं आपको बतला दूं कि वो जगह जहाँ पर 5 मंदिर बनाए जाते हैं, 4 कोनों पर एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर 4 कोनों पर 4 छोटे मंदिर होते हैं और ठीक बीच में मुख्य देवता को समर्पित मंदिर बनाया जाता है। यानी कि एक ही जगह एक ऊंचे चबूतरे पर जहाँ 5 मंदिर होते हैं, बीच में मुख्य मंदिर होता है, उसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। और उदयपुर में ही भगवान जगन्नाथ को यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित जगदीश मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। ये जो मंदिर था जगदीश मंदिर, इसके वास्तुकार मुकुंद भांडा थे। मुकुंद भांडा जो मेवाड़ के राज दरबार के वास्तुकार थे, इन्होंने ही आखिरकार जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। इस जगदीश मंदिर के बारे में एक बात प्रचलित है, इस मंदिर को सपनों में बना मंदिर कहते हैं। जगदीश जो मंदिर है उदयपुर में बना, इसको सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। कहते हैं जगत सिंह को स्वप्न में इस मंदिर की रूपरेखा तैयार हुई थी, यानी कि उसको जगत सिंह को स्वप्न आया था और स्वप्न में उनको इस मंदिर की रूपरेखा मिली थी और उसी के अनुसार सपने में जिस प्रकार से उनको मंदिर दिखाई दिया था उसी के अनुसार इन्होंने उदयपुर में मंदिर का निर्माण करवाया था। इसीलिए इसको सपने में बना मंदिर कहा जाता है। जगत सिंह के शासनकाल में जगत राय या जगन्नाथ राय प्रशस्ति का निर्माण हुआ था। जगत सिंह के ही शासनकाल में एक प्रकार से ये जगत सिंह को समर्पित प्रशस्ति थी। प्रशस्ति जिसमें प्रशंसा की जाती है, प्रशंसा गान किया जाता है, ऐसी चीज़ जो पत्थर पर उकेरी जाती है उसको प्रशस्ति कहा जाता है। जगत राय प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति का निर्माण जगत सिंह के शासनकाल में हुआ। इस जगत राय प्रशस्ति में चित्तौड़ में जगत सिंह के द्वारा करवाया गया मरम्मत कार्य का उल्लेख है। हालांकि यह मरम्मत कार्य मुगल मेवाड़ संधि के तहत प्रतिबंधित था। अपन अभी मुगल मेवाड़ संधि की चर्चा कर चुके हैं। सन 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह के और जहांगीर के बीच में यह संधि हुई थी और उस संधि के तहत ये तय था कि कभी भी मेवाड़ शासक चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत बिना मुगल साम्राज्य से अनुमति लिए नहीं करवा सकेंगे। लेकिन बिना अनुमति के महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी और इस चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करने से पूर्व मुगल शासक से इस बात की अनुमति भी नहीं ली गई थी। और ये जो बात है ये हमें मिलती है जगत राय या जगन्नाथ राय प्रशस्ति में। इस प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट तथा लक्ष्मीनाथ थे, यानी कि कृष्ण भट्ट और लक्ष्मीनाथ ने जगन्नाथ राय प्रशस्ति लिखी थी। इस मंदिर के ठीक सामने धाय मंदिर बना हुआ है। जगदीश मंदिर जो है उदयपुर में, इसके ठीक सामने धाय मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण जगत सिंह ने अपनी धाय नौजूबाई के लिए करवाया था। जगत सिंह की धाय माँ थी नौजूबाई, नौजूबाई ने जगत सिंह का पालन पोषण किया था, जिसके कारण से इस मंदिर को धाय माता का मंदिर भी कहा जाता है। यानी कि हम बात करें जगदीश मंदिर की, जगदीश मंदिर के ठीक सामने एक और मंदिर बना हुआ है, छोटा मंदिर है, जिसको जगत सिंह ने ही बनवाया था और ये अपनी धाय माँ जो नौजूबाई थी उस नौजूबाई की स्मृति में बनाया था। नौजूबाई ने जगत सिंह का पालन पोषण किया था और इसी कारण से इस जगदीश मंदिर को धाय मंदिर या धाय माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नौजूबाई जो थी वो मेवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत भी मानी जाती है। मेवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत नौजूबाई, जिन्होंने महाराणा जगत सिंह का लालन पालन किया था, पालन पोषण किया था। जगत सिंह मेवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों की अनुमति के बिना मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया था। ये बात मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ कि जो 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उस संधि में ये शर्त भी थी कि मेवाड़ शासक कभी भी बिना मुगलों की अनुमति के चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य नहीं करवाएंगे। लेकिन जगत सिंह ने इस संधि का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया था और इसका खामियाजा आगे चलकर महाराणा राज सिंह को भुगतना
पड़ा था। महाराणा राज सिंह जो जगत सिंह के उत्तराधिकारी थे, इनको ही आखिरकार इस चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का जो भुगतान था वो करना पड़ा था, यानी कि उनके विरुद्ध अभियान भेजा गया था। जगत सिंह के समय में ही प्रतापगढ़ की जागीर बादशाह शाहजहां ने मेवाड़ से स्वतंत्र कर दी थी। यानी प्रतापगढ़ जो पहले मेवाड़ में ही शामिल था, मेवाड़ के अधीन एक जागीर थी, वहाँ के जागीरदार हमेशा मेवाड़ की सेवा में उपस्थित रहते थे। वो प्रतापगढ़ की जागीर मुगल सम्राट शाहजहां ने मेवाड़ से अलग कर दी थी, यानी कि अब वो मेवाड़ का भाग नहीं रही थी। एक बात और मैं पुनः दोहराऊंगा, अभी अपन ने बात की थी कि जब महाराणा अमर सिंह के सामने बड़ी दुविधा आ चुकी थी, धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाती जा रही थी, और उसी समय डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी इनसे अलग हो चुके थे। लेकिन जब 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, उस संधि के तहत ये भी तय किया गया कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये दोनों जागीरदार, ये दोनों सामंत वापस मेवाड़ की सेवा में उपस्थित होंगे और ये मेवाड़ का हिस्सा माने जाएंगे। यानी कि पहले जब मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बड़ी दुर्बल थी, उसके बाद सेना का भी अभाव था, शक्तिहीन हो चुकी थी, तब डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जागीरदार एक प्रकार से मेवाड़ से अलग हो गए। लेकिन 1615 ईस्वी की जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, उसमें आखिरकार ये मान लिया गया, ये तय कर दिया गया कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वापस मेवाड़ के अधीन आ जाएंगे। हालांकि ये बाद में अलग हो गए थे, लेकिन तब तक ये मेवाड़ के ही अंग के रूप में रहे थे। तो ये आ गए थे, लेकिन आखिरकार शाहजहां के समय प्रतापगढ़ उनसे अलग अवश्य हो गया था। प्रतापगढ़ का खामियाजा शाहजहां के समय मेवाड़ को उठाना पड़ा और शाहजहां ने प्रतापगढ़ को मेवाड़ से स्वतंत्र कर दिया था, वो अलग एक रियासत के रूप में स्थापित हो गया था। तो ये है, आज अपन ने इस वीडियो में बात की महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह और महाराणा जगत सिंह प्रथम। अगले वीडियो में अपन इसके बाद महाराणा राज सिंह के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद मेवाड़ की और अन्य परिस्थितियों की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई समस्या हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।